हेलो हाय नमस्कार मु तपी मिश्र स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिशा चैनल तपी टॉक आउ एक फ्रेश एपिसोड को आज आमर आउ एक एपिसोड आज मो सहित अछंती नीरेन आनंद आपन को मने थिबो किछि दिन तळे मु गोटे पॉडकास्ट करथिली जोठी मु कहिथिली मु गोटे बहुत बड़ शूज कंपनी सहित जड़ित एवं ता पई भी नै किछि अवांछित संतान माने मते मोर ट्रोल भी करथिले व्हाटएवर सेटा तो गोटे पछ कथा नीरेन आनंद बेसिकली चाइना रे रहंती नीरेन आनंद एवर ट्रेड रो फाउंडर एवर ट्रेड जे लगभग जेतिकी जूता कंपनी आपण देखुचंती जेतिकी शूज कंपनी आपण देखुचंती मार्केट रे सेमानक पई शूज बनौथुबा से कंपनी और से चाइना रो बिलोंग करंती इंडिया रो लोक बस बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट चाइना रे तो आज आमे तांको कंपनी ओडिसा रे तांकर जो मैन्युफैक्चरिंग हब अछि सेठी भी जिबा ताका सहित कथा भी हबा एवं आज रो इंटरव्यूटा हिंदी आ ओडिया मिक्स रे रखिबा बिकॉज़ नीरेन सर को ओडिया आसेनी आउ मु तांको किछि जिंस ओडिया रे कहया पई चेष्टा करिवि एवं आपण माने देखिबे जे केमिति जने बिहार रो गरीब घरु बाहरी चाइना भली जगह रे निजर बिजनेस एम्पायर प्रतिष्ठा करी ओडिसा रे मध्य पाखापाखी 2500 लोकन को काम देइचंती एवं आपण मानु के कथाटा अजणा जमे आज जो हमें रिबोक नाइकी अलग अलग शूज पिंधुचंती से शूज टा कोठी तयारी होउची सेटा भी मु आपण को आज देखै तो आज आम चैनल ओडिसा रो चैनल तपी टॉक रो अतिथि नीरेन आनंद फाउंडर एवर ट्रेड। सर नमस्कार, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, नमस्कार। सर हम हर हफ्ते पहले तो हर हफ्ते होता था, अभी एक महीने में एक बार हो गया। हम हर महीने तपी टॉक में एक ऐसे हम सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, ऐसे फेस को बुलाते हैं जहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि लोगों के लिए आपने क्या किया है, उड़ीसा के लिए आपने क्या किया है और आप कौन हैं और आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को हम गाड़ी में बिठा के बात करते हैं ताकि मैं कुछ और लोगों को एम्पावर कर सकूं, कुछ ना कुछ अच्छा चीज सिखा सकूं। तो इसलिए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। आप तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सर ये जर्नी आपने शुरू कहां से किया था? लाइक नीरेन आनंद कैसे बने? सबसे पहले एक चीज तो बता दूं कि नीरेन आनंद अभी भी नीरेन आनंद ही हैं, द तक नहीं पहुंचे हैं। और कम से कम वहाँ ये बताने के लिए धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें से किसी को भी इंस्पायर कर सकूं कि वो आगे कुछ कर सके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे मैं नीरेन बिहार में दरभंगा में पैदा हुआ। ओके। और वहीं से अपना ग्रेजुएशन किया। फिजिक्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फर्स्ट डिवीजन में। और काफ़ी पहले की बात है, उस समय तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, जो भी या तो कंपटीशन एग्ज़ाम होता था, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल। मैं फिजिक्स से था तो मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं ट्राई करूं कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा कहीं नहीं हुआ, है ना। फिर बैंक का अप्लाई किया, पीओ का, मेरा सिलेक्शन हो गया था। सेम टाइम मेरे इस लाइन में आने की जो स्टोरी है बहुत दिलचस्प है। और पता नहीं नए बच्चे इसको कैसे लेंगे। तो हमें फुटवेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं, फुटवेयर तक तो आ ही जाएंगे। स्कूलिंग कैसा हुआ था सर आपका? कैसे लाइक यू आर लाइक फुल्ली बहुत बढ़िया से आपने, आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर थे। Okay. और दरभंगा सिटी में ही थे। तो सिंपल फैमिली, मम्मी हाउसवाइफ और सबसे बड़ी सिस्टर और 3 भाई। मैं सबसे छोटा हूँ। ओके। तो सबसे ज्यादा प्यार मिलता रहा शुरू से लेके। और कंबाइंड फैमिली थी जिसमें काफी सारे, और सिटी में रहते थे, तो शायद बहुत तरह की प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की जो बाकी लोगों ने उस समय की होगी। ओके, हाँ। जैसे लाइट आना जाना कंपैरेटिवली हमारे यहाँ फिर भी लाइफ लाइक मतलब लाइक हाई क्लास, मिडिल ग्रुप या फिर लो, मतलब एक था, सब चीज था। मिडिल क्लास था। तकलीफ थी जो उस समय तो राशनिंग ऐसे ही थी, होती थी। और मतलब स्कूलिंग ठीक ठाक हुआ है? ठीक ठाक थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। हाँ। और अपने स्कूल में मैंने टॉप भी किया था। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक किया जी। फिर 6th नहीं पढ़ा, सीधा 7th में चला गया, क्योंकि 6th में लड़कों के लिए स्कूल नहीं था वहाँ पे। ओके। तो फिर 6th नहीं पढ़ पाया, 7th में एडमिशन लिया। तो 1 साल कोप अप करने में लग गया।
फिर 10th में अच्छा किया और डिस्ट्रिक्ट में भी काफी अच्छा रैंक था। और वहीं पे सीएम साइंस कॉलेज करके एक बिहार में, दरभंगा बिहार में। में दरभंगा में ही नंबर 1 कॉलेज था, मिथिला यूनिवर्सिटी कहलाती थी उनका। ओके। तो लकीली मेरा फर्स्ट कट ऑफ में ही एडमिशन हो गया, क्योंकि दरभंगा में ही पोजीशन टॉप 5 में थी। ओके। और शुरू से स्कॉलरशिप मिलता रहा, तो एक बर्डन नहीं रहा कभी भी अपने पेरेंट पे, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पास में स्कूल था, पास में आधा किलोमीटर पे स्कूल था, 1 किलोमीटर पे कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा जी। स्टडी के लिए। सर ये लाइक अभी मतलब अभी तो सब चीज़ बहुत इजी लगता है। जब आपने सोचा कि मैं मतलब चाइना आपके दिमाग में क्यों है कि मैं मुझे कुछ करना है और वो भी जाके चाइना में करना? चाइना जाना, जब मैं चाइना से पहले मैं इंडोनेशिया शिफ्ट हुआ था। अच्छा। योनेक्स ज्वाइन किया था मैंने, तो मैं इंडोनेशिया का फुटवेयर, योनेक्स जो बैडमिंटन वाला, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने फुटवेयर डिवीजन नहीं स्टार्ट किया था, हम्म। वो पहले रैकेट बेचते थे, शटल कॉक। तो मैंने जब फुटवेयर टेक्नोलॉजिस्ट ज्वाइन किया, तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये 3 साल का एक्सपीरियंस है, हम इसको फुटवेयर हेड में नहीं ले सकते। अच्छा। 2 बार अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार फाइनली अप्लाई करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी 2 साल तक इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इनको मिनिमम 7-8 ईयर्स का होना चाहिए। तो मेरे एमडी ने उस समय कहा कि नहीं, अगर बंदे में टैलेंट है तो मैं इसको कहीं और ले जाऊंगा, मुझे ये चाहिए फुटवेयर हेड के लिए। उन्होंने मुझे इंडोनेशिया भेज दिया। वो शायद एक करियर का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे 2 साल उनके साथ काम किया। फिर धीरे धीरे इंडोनेशिया की जो सोर्सिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी, चाइना ग्रो कर रहा था। ये उस समय 2005-6 की बात है। मैं हर 2-3 महीने पे चाइना जाता था, 4-5 दिन रुकता था, काम करता था, आता था। बहुत डिफरेंट कंट्री थी और बहुत काम करने के लिए बहुत अच्छी थी, पर लैंग्वेज का पता नहीं था, फूड मैनेज नहीं कर पाते थे। और भी तरह की, जब कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसका एक अलग सिस्टम होता है। तो उससे लेकिन समझ में आ गया कि ये कंट्री आगे बहुत अच्छा करेगी। 2007 में अपॉर्चुनिटी मिली, जब न्यू कंपनी ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा कि आप इंटरेस्टेड हैं तो इंडोनेशिया से आप चाइना जा सकते हैं, एंड आप दोनों कंट्री हैंडल कर सकते हैं, या फाइनली आप चाइना में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया से बिजनेस शिफ्ट हो रहा था स्लोली। हाँ। मगर चाइना बहुत टफ डिसीजन था, बिकॉज इंडोनेशिया में लाइफ बहुत रिलैक्स थी और चाइना में बहुत टफ था। वही जैसे बताया, फूड की प्रॉब्लम है और लैंग्वेज तो मेजर इशू है ही। बट सोचा कि एक बार करके देखते हैं। ठीक। वो उसकी स्टोरी आगे डिस्कस करते हैं, बट दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी जब आप चाइना में एंट्री किए। जब चाइना में एंट्री की। फिर लाइक आपने और किस किस कंपनी में काम किया यूनेक्स के बाद? योनेक्स के बाद एक स्पोर्ट्स अल्टीमेट करके कंपनी थी। फिर बाद में मैंने लीनिंग में काम किया। हाँ। लीनिंग चाइना का नंबर 1 ब्रांड है। उस समय $1 बिलियन का उनका नेटवर्क टर्नओवर था, हाँ। काफी बड़ा बिजनेस था। हाँ हाँ। और चाइना में 2007 से लेके 2010 तक फिर मैंने उनके साथ काम किया। फिर आपको कैसा लगा मैं चाइना में अपना खुद का कंपनी बनाऊंगा और खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब? 2011 में उन्होंने मुझे वापस सिंगापुर बुलाया कि आप सिंगापुर आइए और यूनिक साउथ ईस्ट लीनिंग साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस देखिए। ओके। तो मैं उस टीम में था जिसने इंडिया में पहला स्टोर स्टार्ट किया था। अच्छा। लीनिंग का। फिर थाईलैंड और वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। 1 साल में लग गया कि मेरी जो जर्नी है या फिर फ्यूचर है वो शूज में ही है। और तब तक लैंग्वेज काफी कुछ आ गई थी। 4 साल के टफ टाइम के बाद जो एडजस्टमेंट होता है। तो फिर 2011 में डिसीजन लिया कि नहीं, मैं वापस चाइना चला जाऊंगा। सिर्फ 1 साल के लिए सिंगापुर आया और फिर वापस चला गया। ओके। वो बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि आराम की नौकरी थी, सब कुछ था। लाइफ वहां पे लोग सोचते हैं कि लाइफ सेट हो गई। सिंगापुर जैसी जगह में अगर आप अच्छी सैलरी कमा रहे हैं तो वहां से निकलना और चाइना जाना, मतलब लोगों की नजर में सुसाइड था। अच्छा, कौन से पोजीशन पर आपको ऐसा लगा नहीं यार मुझे अपना कुछ करना है, मैं तो बहुत ज्यादा काम कर लिया, मुझे अपना करना है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है? ये 2011 में ही जब अपना काम शुरू करना था, तो उस समय लग रहा था कि अब इससे आगे फ्यूचर तो है नहीं। मैं जब भी रिपोर्ट करूंगा एमडी को करूंगा, ओनर को करूंगा। और मेरी जो सोल है, जिसको कोर बोलते हैं ना, वो हमेशा से शूज में रहा है। तो आपने क्या शूज पे कुछ मतलब पढ़ाई वगैरह किया है आपने? हाँ, मैंने FDDI बोलते हैं, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में डायरेक्ट। वहां से पढ़ाई की है मैंने।
और इसकी जर्नी भी बहुत मतलब स्टोरी बहुत अलग है। आपने पढ़ाई भारत में किया, भारत सरकार का भारत- पढ़ाई किया जी करके आपने चाइना में खोल दिया अपने कंपनी, कैसे, क्यों? हाँ, देखिए फुटवेयर के मामले में चाइना अभी भी नंबर 1 है। उस अच्छा। समय चाइना 60-65% ग्लोबली मैन्युफैक्चर करता था जब मैंने 2007 में जब जाना शुरू किया, रहना शुरू किया। इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, वो अपने टाइम से, हमारे टाइम से आगे थे उस समय। एडवांसमेंट पहले आया, जो भी रीजन हो। तो ऐसी कंट्री में जाके काम करना और सीखना, उस समय तो कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया वापस आऊंगा या फिर कुछ करूंगा। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, और बीइंग जब मिडिल क्लास फैमिली से जब आप करते हैं तो आपको हर चीज पे मेहनत करने की आदत होती है। जी। तो वहां पे फुटवेयर में करते गए एक टाइम ऐसा लगा कि हम अब उस सिचुएशन में आ रहे हैं जहां अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सोच समझ के किया। तो यही तो आपने मन बनाया कि मुझे चाइना में एक कंपनी खोलना है। वो मन पहले इंडिया में क्यों नहीं आपका बना कि मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने एक बार डिसाइड किया कि मुझे एक कंपनी खोलना है, बट एक इंडियन जाके चाइना में कंपनी खोलेगा, चाइना ऑलरेडी इतना ग्रोइंग मार्केट है उस टाइम। करेक्ट। तो उस टाइम तो लाइक हर कोई चाहता था मैं अपने देश में एक बड़ा बिजनेस करूं, अब चाइना क्यों चूज किए, वही चीज के लिए मैं पूछ रहा हूँ। जब मैं चाइना में था तो इंडिया से बहुत लोग शूज खरीदने के लिए, शूज कंपोनेंट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए चाइना आते थे। तो देखा कि इंडिया में अभी बेसिक चीजें भी अवेलेबल नहीं है। 2011 में बेसिक चीजें भी अवेलेबल नहीं। हम उस समय लेदर शूज से स्पोर्ट शूज की तरफ आते थे। आ रहे थे, और बहुत इनिशियल फेज में था इंडिया। और मेरे लिए चूंकि चाइनीज लैंग्वेज आती थी और वहाँ पे पकड़ बन गई थी 4-5 साल में, तो बड़ा इजी था कि इनिशियली हम चाइना से काम शुरू करें और आगे फिर दूसरे मार्केट हम देखें। फिर एक टाइम आएगा, बीइंग इंडियन जब एक टाइम आता है तो फिर उस समय हम आगे सोचते हैं। बट मेरे लिए उस समय कंफर्टेबल मैं चाइना में था। चाइना में चीजें बहुत इजी रही थी और बहुत लेवल पे सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये एक प्लस पॉइंट था उस समय, इस समय काम शुरू किया। और इंडिया छोड़े हुए भी काफी साल हो, 2003 में इंडिया छोड़ दिया था, तो ऑलमोस्ट 7-8 साल। चाइना में बिजनेस करना कितना इजी है? चाइना में बिजनेस पूरा सिस्टमाइज है। ओके। और इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है वहां पे उन्होंने। जिस सिटी में मैं था, जिनजियांग कहलाती है, वो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है। वहां पे कम से कम 3000 फैक्ट्री थी। ओके, 3000 फैक्ट्री? 3000 फैक्ट्री किसके, शूज के? शूज की, सिर्फ शूज की बात कर रहा अरे हूँ। भैया। और ये समझ लीजिए कि अभी इंडिया में आज की डेट में भी 3000 फैक्ट्री नहीं है, जहां वो अच्छा, सिर्फ वहाँ एक एक सिटी शहर में, में? एक शहर में, और हर लेवल पे था। तो जो जस्ट इन टाइम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो वहां देखने को मिलता था। घर घर में काम हो रहा है, 5 लोग मिलके कुछ और कंपोनेंट बना रहे हैं। तो वो जो टाइम, वो लर्निंग, वो अपने आप में बहुत अलग है। ये पहली बात है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे कम्युनिटी लेवल पे चीजें होती है। जैसे आप इंडिया में, अगर मैंने फैक्ट्री लगाई तो मैंने सिर्फ फैक्ट्री लगाई। वहां पे क्या होता था कि एक बंदा फैक्ट्री लगाता है, और जो एडजेसेंट इंडस्ट्री होती है, सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है छोटी छोटी, उन पे ज्यादा काम करते हैं वो, और पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से चीजें से इजी है, और एक दूसरे को लोग टफ टाइम में भी सपोर्ट करते हैं, एंड एक दूसरे के साथ इजीली काम कर पाते हैं। वो प्लस पॉइंट है। प्लस इतने साल काम करने के बाद कभी भी गवर्नमेंट साइड से कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं, या कुछ भी ऐसा नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और जब कंपनी रजिस्टर करनी थी तो 24 आवर्स में हो गई थी। बीइंग फॉरेनर उस समय बहुत टफ था। मैं सीधा सिटी के मेयर से मिलने गया, और उसने पूछा कि फेस टू फेस मीटिंग में कि आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो, बट यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्री है। वही सेम क्वेश्चन जो आपने बोला। मैंने बोला कि बीइंग फॉरेनर मेरे पास एक अलग एक्सपर्टीज है दूसरों से, तो मैं चाहता हूँ उसको मैं यूज करूँ, और मुझे जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, मेरे जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज मुझे सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अब कल आना, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा। नेक्स्ट डे मैं गया, मेरा पेपर रेडी था। बिफोर मीटिंग पेपर वो टाइप करके रखा हुआ था कि ये आपका लेटर है, अप्रूवल लेटर, आप जाके आराम से किसी भी डिपार्टमेंट में दे दीजिए, नोबडी विल। सो इस तरह से कंपनी हमारी स्टार्ट हुई। तो चाइना में आपने एवर ट्रेड करके एक कंपनी आपने पहले लॉन्च किया, वो एवर ट्रेड या मिनी, व्हाई एवर?
एवर इज फॉरएवर, लाइक यू नो, शाश्वत, हाँ हाँ, हमेशा। लाइक जो आपने सनातन के साथ सनातन का जो जोड़ा जुड़ा है ओके वो सर, हमेशा रहा है। जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल काइंड ऑफ लोगों में से आया हुआ है क्या यार, मतलब मुझे उस शूज इंडस्ट्री को बारीकियों से अपने लोगों को समझाना है। एक्चुअली शूज इंडस्ट्री जैसे मैंने लाइक मैं प्यूमा का शूज पहना या रिबॉक का शूज पहना, वो एक्चुअली क्या रिबॉक बनाता है? सच बताना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए, लाइक चलिए हमें ना कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लाइक एक ब्रांडेड कंपनी, वो जब उड़ीसा में लाइक उसने एक डिजाइन बनाया, शूज बनाया, उसको बनाता कौन है? वो बनाता है क्या एवर बनाता है? देखिए जो बड़े ब्रांड्स होते हैं हाँ, उनकी एक्सपर्टीज होती है सेलिंग, सेलिंग में, ओके, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एक अलग फुल पूरी की पूरी अलग चीज है। हाँ उसमें बहुत सारा टेक्निकल चीजें होती है एंड किसी का फोकस होता है, जैसे सपोज एज अ ब्रांड उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, अब उनको पीछे से सप्लाई चेन में सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ। तो उसके दो तरीके हैं, या तो अपनी बड़ी सी कंपनी खोल लो, फैक्ट्री लगा लो और ये हो। तो इतना बड़ा हेडेक लेने से अच्छा इफ somebody इज स्ट्रॉन्गर इन मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, उससे वो OEM मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। अच्छा, उसमें फायदा ये है उनके लिए कि उनको उनके टाइप का प्रोडक्ट उनके रिक्वायर्ड प्राइस पे मिल जाता है, ओके, लायबिलिटी कम हो जाती है ना। और जैसे मेरे एक्सपीरियंस है, मैं चाइना में 15-16 साल रहा हूँ, जी। इंडोनेशिया में 4 साल रहा हूँ, सिंगापुर में। तो वो जो दुनिया मैंने देखी है, तो वो डिजाइन एलिमेंट भी तो आएगा प्रोडक्ट में, तो वो ब्रांड को भी फायदा होता है कि अरे जिस चीज में ब्रांड अपने आप में सेल में स्ट्रांग है, बट मैन्युफैक्चरिंग में तो फिर भी आप क्वेश्चन भटका दिए। मैं ये बोला कि कोई ब्रांड, जो बड़ा ब्रांड्स हैं जिनको हम ब्रांड के नाम पे यहाँ पे, अरे मैं तो इसको फॉलो करता हूँ, अरे मैं तो उसका पहनता हूँ, बट वो बनता तो एक ही जगह से है ना, बनता एक ही जगह से है। अलग अलग कंपनी के मैकेनिज्म से बनता वहीं पे भी है। और पूरा लाइक मैं पूरे वो वीडियोस आपको दिखाऊंगा, जब ये बात चल रहा होगा मैं वीडियो भी डिस्प्ले कर दूंगा, कैसे ब्रांड कंप्लीट डिपेंड्स अपन एवर, चाहे आप कोई भी ब्रांड का शूज पहने, वो बनता यहीं से है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं उड़ीसा के लोगों के लिए ये अपना गर्व की बात है, हमारे खुर्दा में बनता है। और मतलब लाइक पूरे उड़ीसा में शायद बहुत कम लोगों को यह पता है कि खुर्दा में एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो मतलब इतना बड़ा एक सप्लाई चेन चलाता है यहाँ से। ये उड़ीसा में बहुत कम लोगों को पता है। और ये डिस्कशन की लाइक करने का मतलब भी यह है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना, Awareness आया। कि आप लोग ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पैसा देके कुछ खरीद लिए और वो सच में इटली से आया है। बन ही रहा है अपने खुर्दा से, ठीक है। हाँ, ब्रांड के जो क्वालिटी गाइडलाइन होती है हाँ। उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और एक और इसमें खुर्दा में प्लस पॉइंट एक और बताते हैं, हाँ इस फैक्ट्री में 90% वुमन है। हाँ, वो भी मैं उस पे भी आऊंगा। हाँ। अच्छा सर, एवर करके आपने एक बनाया, फिर उसके बाद आपने ये पहला मतलब लाइक आपका तो वहां पे चाइना में जैसे एस्टेब्लिशमेंट था आपने किए, फिर उसके बाद आपको कैसा पता चला कि मुझे लाइक इंडिया में आना है, फिर इंडिया में कुछ करना है? बिकॉज मैं चाइना में तभी एस्टेब्लिश हो गया, मुझे ब्रांड के साथ सब अपॉर्चुनिटीज मिल गए। इंडियन मार्केट को फिर कैसे आप वो करने के लिए आए कि इंडियन मार्केट में कोई भी मुझे काम करना है, वहां पे भी काम करना है? आप वो पर्टिकुलर रीजन जानना चाहते हैं हाँ किसकी हाँ, वजह यस से? यस। 2017 के ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स में, हाँ CII और फिक्की ने मुझे और मेरी वाइफ को इनवाइट किया था ओके, कि आप 6-7 लोग हैं एंड प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको उनसे मिलवाएं। तो हम लोग 2 लोग थे जो एंटरप्रेन्योर थे, बाकी लोग जितने भी बिग ब्रांड्स बड़े हैं, लोग थे। कंपनी हैं, उनके CEO और वो सब थे। बहुत अच्छा सिंपल सा माहौल था। प्राइम मिनिस्टर सबसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे। उस समय जो डिस्कशन हो रहा था, सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इसका CEO हूँ, मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं चाइना का हेड हूँ। तो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को देखा, आप क्या करते हैं? सर मैं जूते बनाता हूँ। आपने मोदी जी को ये बोला सर मैं जूते बनाता हाँ, हूँ? मैं सिंपल Okay. बोला, हाँ। सर मैं जूते बनाता हूँ। तो ही स्माइल्ड, हाँ। लगा यार अभी एकदम से हम जो बातें कर रहे थे पूरे का पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। बिल्कुल हिंदी में ऐसे ही बोला मैं, सर मैं जूते बनाता हूँ। अरे तो यहाँ बनाते हो? मैंने कहा हाँ सर, मेरी अपनी फैक्ट्री है और मैं डिजाइनर हूँ। अरे क्या बात है, किस टाइप के जूते बनाते हो? उन्होंने अपना जूता दिखाया, मैंने कहा सर ये वाले नहीं, मैं स्पोर्ट्स शूज बनाता हूँ। बोले स्पोर्ट्स शूज हमारे बनता नहीं है नीरेन। फिर आप कैसे करते हो? फिर उन्होंने पूरा
पूछा तो मैंने बताया सर, मैं पूरी जर्नी पूछी, मैंने हम्म। बताया कि मैं 2007 से यहाँ पे हूँ, धीरे और ऐसे मोदी जी के साथ आप एक बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन हुआ। हाँ। एंड उसी समय उन्होंने बोला कि आप इंडिया में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हो, वाह, माने मोदी जी ने अपने तरफ से आपको अपनी पिच किया। तरफ से बोला। मैं एकदम समझ में नहीं आया कि मैं उनको क्या जवाब दूं, हाँ, है हाँ। ना। कंट्री के पीएम आपको कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री लगाइए, और एकदम से सामने से बहुत बड़ा। हाँ, तो फिर उन्होंने खुद ही बोला, आप चिंता मत करो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ। एम्बेसडर साथ में खड़े थे, उन्होंने बोला इनको जरा देखना। तो बोले सर मैं तो इनको बोला था एक बार, जब डिस्कशन मीटिंग हुई थी तो बोला था, नहीं नहीं इनको आप बोलो, एंड इनको बोलो पूरा सपोर्ट होना चाहिए। हम्म। फिर नेक्स्ट डे उनके जो पीए हैं उन्होंने कॉल किया, फिर हमारी फैक्ट्री ऑफिस उन्होंने विजिट किया, एंड ही केम बैक। तो हमारे दिमाग में वहां से एक इनिशियल प्रधानमंत्री थ्रू आया कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आपको जी ने कह रहे हैं। और 2017 में नरेंद्र मोदी जी लाइक कम बूम। हाँ, और उस समय चीजें भी हुई थी, डोकलाम प्रॉब्लम हुई थी, हाँ, और हाँ। बहुत एक डायनामिक पर्सनालिटी के रूप में एकदम से उभर के आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था एक। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया, फिर उड़ीसा में कैसे, लाइक उस टाइम तो मोदी जी ज्यादा फोकस लाइक गुजरात के तरफ देते थे, तो उड़ीसा में कैसे आपने सोचा कि उड़ीसा में गवर्नमेंट भी दूसरे बीजेडी का था, उड़ीसा क्यों चूज किया आपने? हमने एक्चुअली उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, वहां पे इन्वेस्ट इंडिया से मीटिंग की। इन्वेस्ट इंडिया ने हम लोग को सपोर्ट किया, उन्होंने बाकी सारे स्टेट्स में भी जो जैसे इन्वेस्ट उड़ीसा है, हर स्टेट में उन्होंने बात किया, डिटेल भेजा। वो भी वो प्रोसेस चल ही रहा था। हम भी सोच रहे थे कि हम कहाँ पे करें, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और मैं सोच रहा था कि मतलब कहाँ पे करूँ, मतलब और मुझे इंडिया छोड़े हुए भी बहुत साल हो गए थे। तो थोड़ा कंफ्यूज था इनिशियली कि कहाँ पे करूंगा। और एक सिस्टम होता है, जब आप 12-15 सालों में आप चीजें भूल जाते हैं, और चीजें भी डेवलप हो जाती है। आज से 15 साल बाद चीजें बदल जाएगी, उड़ीसा में भी या बिहार में भी। तो मैंने सोचा कहाँ लगाऊं। उसी समय हमारे एम्बेसडर का कॉल आया, फिर कॉन्सुल जनरल सुजीत घोष थे, उनका कॉल आया कि निरन, उड़ीसा की टीम आई हुई है, इन्वेस्ट उड़ीसा, इपिकोल के एमडी एंड उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर चाइना आए हुए हैं। अच्छा, तो उड़ीसा के। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि आप मिल लो। तो मैंने कहा ठीक है। एंड देन ही से रात के 9 बजे फोन किया, उन्होंने कहा कल सुबह अगर आप आ सकते हो तो आ जाइए। मैं दूसरी सिटी में था, तो मैंने मॉर्निंग की फ्लाइट ली, पहुंच गया। फिर उनके साथ डिस्कशन हुआ, और जब डिस्कशन हुआ तो रियलाइज हुआ कि दे आर वेरी जेन्युइन पीपल। जैसे मतलब 5 मिनट के बाद हम ऐसे बात कर रहे कौन थे हमारे उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर उड़ीसा के? उस समय नाम थे कहेंगे, अगर आप इतना तारीफ कर रहे हो, उस आदमी का तारीफ भी होना चाहिए। कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा। अच्छा, कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा, ओके, हाँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सीधा बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप शूज की फैक्ट्री लगाओ। मैं खुद भी स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे लिए इस चीज की बहुत वैल्यू है। आप आइए, और जो भी आपको चाहिए होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जी। तो ये हमारा इनिशिएटिव था, मतलब उनका इनिशिएटिव था। और 1 महीने के बाद मैं आया। 2019 की बात है, मतलब समय प्रोसेस चल ही रहा था। 19 में आया, तो उस दिन यहाँ पे उड़ीसा में टाइफून आया हुआ था, भयानक। बट वो मुझसे मिलने के लिए भवानीपटना से स्पेशली आए, इपिकॉल ऑफिस। फिर बोले निरेन, कैसे भी करके आपको यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है। तो वो देख के ना, फिर नितिन जवाले थे वो इपिकोल के एमडी, उनका वो काम करने का तरीका और वो सब देख के मतलब लगा कि ये मेरे लिए एकदम सुटेबल जगह है। क्योंकि आप नॉर्मली जिनसे कनेक्ट करते हैं एंड वहां से आपको बहुत पॉजिटिव फील आता है। तो ऐसा लगा जैसे कि शायद भगवान जगन्नाथ ने मुझे यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है कि आओ और यहाँ पे काम कुछ करो, हाँ। कुछ करो। क्या वो कराना चाहते हैं वो तो आगे तो उनके हाथ में है, बट उन्होंने एक सीधा का सीधा एक क्लियर वो दे दिया कि आप। और उसी दिन शाम में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हमारी फैक्ट्री उड़ीसा में ही लगेगी। ओके। अच्छा, फिर उड़ीसा में जब आप आए, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, उस समय भी आपने जगह गवर्नमेंट से जगह लिया होगा, और चाइना में आपने काम किया होगा। तो मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे 2017 आपने एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कब बनाया? हमने यहाँ पे 2020 में बनाया, क्योंकि कोविड जस्ट मैं 2019 के नवंबर दिसंबर में आया था, और जनवरी में हमने एक प्रपोजल बना के दे भी दिया था। उसी समय कोविड भी आया 2020 के
जस्ट हमने उसे पहले भेज दिया था। हम्म, और तो एग्जैक्टली वही टाइम था 2000, कोविड आने वाला था बट पता तो था नहीं, बट पता तो हमने था नहीं, डिसाइड तो कर आपने- लिया था कि हम उड़ीसा में कर रहे उड़ीसा हैं। में कर रहे हैं। तो जैसे कोविड तो एक लाइक पूरे पूरे मतलब वर्ल्ड को रुइन करके रख दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जब उड़ीसा में आपने काम करने का सोचा, वही चाहे कोविड के टाइम पे आपने बनाया, पहले तो नो डाउट आपने लॉस किया होगा क्योंकि कोविड के टाइम पे तो सब चीज बंद ही था। तो बट उड़ीसा में मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे चाइना पे आपने गए और वहां पे अपने मेयर से मिले, एक प्रोसेस किया, हुआ सेम उड़ीसा में क्या प्रोसेस था? कितना दिन लगे आपको वो चीज को एग्जीक्यूट करने में? चाइना में और उड़ीसा, चाइना में और इंडिया में, अगर उड़ीसा लो या फिर ऐसे, हाँ, हाँ, वो इंडिया ही मेरे लेंगे। लिए तो उड़ीसा ही कहलाएगा। हाँ। डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस सिस्टम का है। हम्म, चाइना में अगर मेयर ने बोल दिया है कि हम्म। दिस थिंग हैज टू बी डन बाय टुडे, हम्म, सो वो टुमारो नहीं होता, टुडे ही होगा वो। टुडे ही होगा। और वो उनका कंप्यूटर पे है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पेपर प्रिंट लेके डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं 5 मिनट के बाद मुझे पेपर आ जाएगा, हम्म, आइदर ईमेल और जो भी उनके तरीके हैं, वीचैट या फिर एक जो सिस्टम बना हुआ है या ऐप के थ्रू, यू विल गेट ऑल दिस सर्टिफिकेशन एवरीथिंग विद इन टाइम। तो वहां पे फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी। हम्म, और ये भी एक रीजन था कि मैं देख पाया कि वहां पे जैसे 3000 फैक्ट्री लगी है, तो रीजन होता है ना एक, और वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए, हम्म, दूसरी सिटी में और भी होगी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था मेरे लिए, और एक शायद कल्चरल डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसको। हम्म, टॉप लेवल पे तो चीजें हैं हर जगह, यहाँ भी है, उड़ीसा में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हम्म, इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने या फिर जो भी मतलब लेवल पे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम्म, बाकी चीजों में समय लगता है, जो डिपार्टमेंट में नीचे के लेवल पे हैं वहां पे समय लगता है हम्म, को समझाना। तो आप जो विजन लेके आते हैं, हम्म। उस विजन को फुलफिल होने में यहाँ पे ज्यादा समय लगता है। अच्छा, तो वही टाइम कितना साल आपको लग गया, लाइक यहाँ पे वो विजन को फुलफिल करने में? यार प्रधानमंत्री ने कह दिया, इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कह दिया, फिर उसके बाद अभी तक वो विजन आपका, अभी कितना 2017 से आपने शुरू किया था, अभी 27 होने वाला है, 10 साल हो गए। आपको सब चीज जो उस टाइम लगा था वो सब चीज यहाँ पे मिला है कि अभी तक भी नहीं मिला है? मैं कह सकता हूँ कि 70% चीजें लगभग, अभी तक 70% चीजें अपने 10 वही है। साल में पूरी किए हैं, तो अभी भी 30% बचा है। 30% बचा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो हम जिस पे बात करना चाहते हैं। लाइक सरकार सुने ना सुने वो अलग बात है, बट लोगों को ये चीज जानना है। हम हमेशा कहते हैं ना हम पीछे क्यों हैं, हम इसीलिए ही पीछे हैं। ये जो सिस्टम है, जैसे चाइना में उनका जो 10 मिनट या फिर एक दिन में हो जाता है, या हमें 10 साल लगने के बाद भी हम 70% अचीव कर पाते हैं, वो भी इस काइंड ऑफ ये को। तो नॉर्मल जो बंदा कुछ करने का अगर कोशिश करेगा, वो कहेगा मैं कुछ करूंगा, तो उसके लिए तो स्कोप ही नहीं। हाँ, टफ सिचुएशन तो है, बहुत टफ सिचुएशन है, और इसके लिए इतना लंबा वेट करना, एंड जितना भी आप डे बाय डे लेट होते हैं, वो कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। बढ़ता यस, है। और कोई नहीं समझता उसको, और उनको लगता है कि अरे वो तो इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा कमाएगा। अरे कमाएगा तभी तो देगा तुम्हें, उसको कमाने तो दो। वो पहले कह देते नहीं उसका डिले करो, वो साला ज्यादा कमा लेगा। तो पूरा सिस्टम हमारा ऐसे ही है। एक होता है प्रो कंट्री, एक जैसे चाइना में क्या है कि आप, मुझे फैक्ट्री लगाने थी, उन्होंने सर्टिफिकेट भेज दिया और बोला कि ये आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में जो बचे हुए सर्टिफिकेशन आप ले लो, एंड प्रोडक्शन आप कल से शुरू कर सकते। तो उनका कहना है कि अगर आप रेडी हो, आपके पास काम है, तो आप आज से शुरू करो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे पहले सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप कितना पढ़ा हो लिखा हो, आपके पास कितने भी कौशल है, बट आपको सर्टिफिकेट करना है। वो इधर लाइसेंस उधर लाइसेंस, पता नहीं। मैं तो अभी आज के डेट में ना, कोई एक रजिस्ट्रेशन आप करोगे, आपका सिर चकरा जाएगा कि आप कौन सा उद्यमी रजिस्ट्रेशन, ये लाइसेंस, एनसीआईसी, ये वो 50 रजिस्ट्रेशन है। करना क्या है साला? एक सिंगल विंडो प्रोग्राम बनाओ ना। कोई भी बिजनेस करेगा तो इसरो में करेगा नहीं। अभी तुम 15 लाख रुपए का कर रहे हो तो तुम्हारा उधर करना है, फिर वो 2 बार तुम्हारा उसका सेक्रेटरी रखेगा। नहीं 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 नहीं, तुम 15 लाख 25 हजार होगा, तुम दूसरे के पास जाओ। तो ऐसे कह के ना हमारे बिजनेस को यहाँ पे ये जो ऑफिसर्स लोग ही रोक देते हैं। काफी बिजनेस हमारा ग्रो इसीलिए नहीं कर पाता। ये जो 50 विंडो खोल दिए हैं, 50 मिनिस्ट्री, 50 विंडो, इस पे काम तो होता ही नहीं कुछ। बस वही जो ऑफिसर्स हैं वो 4-4 5-5 करोड़ रुपए लेके फंसते हैं के विजिलेंस में। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। सर्टिफिकेशन का मतलब लोगों को बताना है कि हाँ, आपको इस लेवल पे काम करना है।
सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ये लोगे तो ही आप काम करोगे, बिकॉज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। हर चीज- आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी जस्ट 4 दिन पहले सर हमारे यहाँ पे एक माइनिंग ऑफिसर, उसके घर से 4 करोड़ 25 लाख रुपए कैश मिले। जस्ट इमेजिन, एक माइनिंग ऑफिसर जिसका सैलरी वही 80-90 हजार रुपए है, उसके घर में 4 करोड़ 25 लाख रुपए कैश तो मिले मिले, और चलो ठीक है, बट उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो सब कुछ मिला जुला के वो कुछ नहीं होगा तो 15-20 करोड़ का तो होगा ही। एक माइनिंग ऑफिसर के पास अगर इतना पैसा है तो आप समझिए पूरे सिस्टम में पूरे सिस्टम जो है, ये सिस्टम में लोग बैठे हैं, इनके पास कितना कुछ इन्होंने मार के बैठा हुआ है दबा के। तो ये पूरा मतलब पता नहीं इन लोगों को शर्म भी क्यों नहीं आता। ले यार, एटलीस्ट थोड़ा सा शर्मा जाए। क्या करोगे इतना सारे पैसे का, कहां ले जाओगे, कहां मर जाओगे, मरना ही है। ये एक एक पैसा, अगर सच सच पूछिए कि हमारा जो डिले हुआ, हमने जो लॉस किया, वो लॉस मतलब फाइनली कहाँ, अगर वो पैसा आता तो कहाँ जाता? हमारे जो फैक्ट्री में मैन पावर है उनके पास जाता। अगर आप प्रॉफिट करोगे, आज खुर्दा के फैक्ट्री में आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे पास 250 लोग हैं अभी। देखिए, 250 लोग काम कर रहे हैं। और जब आपने सपना देखा था यहाँ पे, कितने सारे इंडस्ट्री के लिए सपना देखा? कोई 10 साल में कितने इंडस्ट्री पूरा किया आपने? मेरा प्लान तो 1200 लोगों का था, 1200 लोगों का था, और आप अभी 250 लोगों पे पहुंच पाए हैं 10 साल में। तो सोचिए ये सब चीज क्या होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर का वो जो जिगरा है, वो जिगरा को थोड़ा सा दबा देता है। बोला यार अभी 1000 कितना लोग, फंसा। अभी 1000 लोग और जॉब ले सकते थे। 1000 लोग मतलब कम से कम 5 से 6000 लोग की, मतलब फैमिली अगर जोड़ लें हाँ, तो इतने लोगों को जॉब मिलता। उसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए 50% हम लोग लेके चलते हैं, तो ऑलमोस्ट 8-9 हजार लोग उस चीज से वंचित रह गए। उनको महीने में हर तरह का सब मतलब सैलरी के साथ जो भी मतलब सपोर्ट है, दूध वाला, दूध सब्जी जो भी है, वहां से 10,000 लोग रह गए। वो 10,000 लोग तक वो पैसा चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में क्या, हम तो फैक्ट्री जो लगा रहे हैं तो पैसा तो बैंक में पड़ा होगा, अगर जब भी कमाएंगे पैसा बैंक में पड़ा होगा और वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिजनेस बढ़ेगा। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। अगर हमने 2 शिफ्ट चलाई तो इसका डबल होता। आप अभी कितना शिफ्ट चलाते हैं खुर्दा वाले में? चला। और यहाँ पे खुर्दा में लाइक जो आपने इंडस्ट्री लगाया, कितने शूज आपका बनाने का कैपेसिटी है और कितना शूज आप डिलीवर कर देते हो पर मंथ? हमारी ठीक है, आप टेंशन मत लो। हाँ। हमारी कैपेसिटी जब हमने प्लान किया है टोटल, अभी तक तो फुल कैपेसिटी तक पहुंचे नहीं, इसी स्लो होने की वजह से हमने प्लान किया था कि हम ऑलमोस्ट 4 मिलियन पेयर बनाएंगे शूज हर महीना, एक शिफ्ट में, एक साल में 4 मिलियन पेयर। हाँ, मतलब 4 मिलियन पेयर मतलब 8 करोड़, मिलियन के 40 लाख होता है ना? हाँ, 4 मिलियन 40 लाख, 40 लाख सालाना बनाएंगे। सालाना सालाना महीने एक शिफ्ट में, और महीने का मतलब 3.5 लाख पेयर बनाएंगे। आज की डेट में हम 30,000 ही बना रहे हैं, 35,000 बना रहे हैं, 10% पे काम कर रहे हैं। और ये जो 10% आपको मिलता है वर्क ऑर्डर, अच्छा ऐसा भी होता है कि आपके पास वर्क ऑर्डर है, बट क्योंकि आप वो पूरा फेज नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए मतलब आपको वर्क ऑर्डर वापस कर देना पड़ रहा है कि नहीं? यही है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है। जैसे मेरी एक्सपर्टीज है, जो साउथ ईस्ट एशिया और ग्लोबल एक्सपर्टीज है, वो मेरे पास ऑर्डर बहुत काम। अगर इस इंडस्ट्री को मतलब लाइक आपके इंडस्ट्री पे आगे अगर आप फोकस करेंगे, इसको गवर्नमेंट से प्रोवाइड कराएंगे, सब चीज जो आपका रुका हुआ है वो सब अगर सिंगल विंडो प्रोग्राम करके आपको ठीक ठाक कर दिया जाए, आपको क्या होप है इसको लेके? लाइक आप क्या कर सकते हैं इस पे अभी? अगर चलो ठीक है, अगर ये पॉडकास्ट आने के बाद अगर आपका गवर्नमेंट कहीं सुना, किसी ने बोला यार नहीं, क्या यार उस बंदे को इतना 10 साल से परेशान कर रहे हो, कुछ कह के अगर कर दिया, फिर आपका विजन क्या है उसको लेके? मेरा विजन सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया था, प्लान किया था कि उड़ीसा को स्पोर्ट्स फुटवेयर हब बनाए। ये तो बहुत छोटा स्टेप है। एक ये फैक्ट्री 40 लाख पेयर बनाएगी, डबल शिफ्ट करेगी, 80 लाख बनाएगी, 1 करोड़ बनाएगी। 1 करोड़ से 1.4 बिलियन कंट्री के लोगों के बीच क्या होना है? प्रैक्टिकली कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा वाली हालत। तो मेरा प्लान ये भी था कि जैसे एक फुटवेयर क्लस्टर बनाए, जिसमें शू मेकिंग एक फैक्ट्री करेगी, मोल्ड बनाएगी दूसरी फैक्ट्री, मशीन बनाएगी तीसरी फैक्ट्री, रॉ मटेरियल के लिए 3-4। तो ऐसा करके फुटवेयर क्लस्टर बना के हम इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हाँ, पूरा उसके लिए जैसे आपने बोला कि मतलब कोई ये बना रहा है तो कोई वो बनाए, तो ऐसा करके पूरा करेक्ट। जो भी मैंने आपको बताया था ना, चाइना में कैसे काम कर रहा है, उसको बड़े स्केल पे हम कर सकते हैं। और ये भी अभी सिर्फ हम इतना करने के बाद भी डोमेस्टिक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट तो बहुत बाद की बात है। तो अभी तो मेक इन इंडिया इज नॉट एनफ फॉर मेक फॉर इंडिया।
मेक फॉर द वर्ल्ड तो बहुत बाद की बात है। फुटवेयर में हम आज की डेट में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते। फिर भी एक चीज तो मैं बताऊं कि लाइक वो मेक इन इंडिया से कुछ तो बेनिफिट्स हुआ है, जब कुछ नहीं था अभी उस पे 10-15% का तो एक बेनिफिट तो है ही है। हुआ तो है। हमारे जैसे बहुत लोगों ने फैक्ट्री लगाई, बहुत काम किया, तो बट वो फैक्ट्री लगाने के बाद वो लोग सारे मतलब उनका पैसा रिटर्न आ रहा है, या फिर वो प्रधानमंत्री जी ने बोला फैक्ट्री लगा दिए हमने, खाते में तो फैक्ट्री लगा रखी है, बट जो देश का इकोनॉमी को आगे ले जाने वाली बात है उस पर कुछ कंट्रीब्यूट मतलब हो रहा है, कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं, वो ऐसे कागज में चल रहा है सब? अभी बहुत कम है, थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा उस फील्ड में कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको थोड़ा और हेल्प किया जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैं बताया कि मैं अभी सिर्फ 30,000 पेयर महीने का बनाता हूँ, साल का चलो 4 लाख पेयर बनाऊंगा, तो हमारी कैपेसिटी का 10% है, करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन में क्या 250 लोगों को जॉब मिल रहा है, तो अपने आप में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बट इससे 10 टाइम्स हो सकता है। मतलब वहां पे 2,500 लोग काम कर सकते हैं। वहां पे 2,500 लोग काम कर सकते हैं। इंडिया में खोर्धा को छोड़ के आपका और भी कहीं प्लान है आगे शिफ्ट करने का, या आगे फिर हमारा एक और प्लान है। कहाँ पे? राजस्थान में हमारा प्लान है। अच्छा, और काफी उधर काम हो चुका है। तो राजस्थान में आपने शुरू कर दिया है काम? हाँ, लैंड हमने ले लिया ऑलरेडी, ओके। और वहां पे बाउंड्री वॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अभी एवर ट्रेड चाइना और इंडिया बना मतलब पूरा मिला के आप कितने पेयर शूज पर मंथ बना लेते हैं? यहाँ का तो हमारा अभी बहुत कम ही चल रहा है। हाँ, बट मैं चाइना इंडिया में का लेके चलूं तो मैं चाइना में 1 लाख पेयर महीने काम बनाते हैं। इस फैक्ट्री के ही साइज की जो अभी हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट इसी साइज की है, बट हम वहाँ 1 लाख पेयर बनाते हैं। अच्छा, सेम इसी साइज का है, बट वो 1 लाख पेयर बना रहा है। हाँ, और आप बना रहे हैं यहाँ पे 35,000। 35,000। क्यों? ये प्रोडक्टिविटी इशू है, और क्योंकि वहाँ पे सब चीज आपको आसानी से मिल जाता है और यहाँ से सब चीज आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। वहाँ पे जरूरत पड़ी 5 मीटर तो साइकिल से भी चला गया। अच्छा सर, जो मार्केट में हम 10,000 या 12,000 रुपए का शूज खरीदते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगा, एक ब्रांड शुरू करते हैं पी से, कोई एक ब्रांड पकड़ लो, उसका नाम है पी। ओके, पी का जैसे 12,999 रुपए का एक शूज मैंने खरीदा, उसका एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है? 12,000 रुपए में अगर कोई बेच रहा है तो मेरे ख्याल से आप 3 टाइम्स उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 3-3,500 रुपए में वो बनता है, क्योंकि उसमें भी आपका भी प्रॉफिट है ना। हाँ, 3,500 में आपका भी प्रॉफिट, हमारा भी प्रॉफिट है, रॉ मटेरियल जो सप्लाई करते हैं उनका भी प्रॉफिट है, और ब्रांड का अपना मार्कअप होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल सब में जाता है ना। तो अच्छा, मैं शूज इंडस्ट्री को, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो जिम फ्रीक हैं, तो मैं थोड़ा सा फुटवेयर इंडस्ट्री को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। जैसे कुछ सोल्स हैं, जैसे कोई कहता है नाइट्रो सोल्स, कोई कहता है नाइट्रो सेल्स, कोई कहता है जेल शूज, कोई कहता है इसमें फ्लैट फुट ये वाला, ये जैसे अभी ब्रिकन स्टॉक का चल रहा है कि आप शूज पहनोगे, वो 5 दिन के बाद आपको मतलब लाइक आपके शूज के अकॉर्डिंग आपका पाँव का शेप ले लेगा, जैसे मैं भी पहना हुआ है। तो ये सच में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंट काइंड ऑफ शूज से, लाइक दिनचर्या का कुछ ऐसा होता है कि हाँ सपोर्ट तो मिलता है, सपोर्ट तो मिलता है। उस पर काफी एडवांसमेंट हुई है। पहले हम लेदर शू पहनते थे, ऑप्शन नहीं होता, ड्रेस शूज पहनते थे। आज की डेट में स्पोर्ट्स शूज ऑलमोस्ट 86% पे आ गया है। पहले तो कुछ तो रीजन होगा, और आज क्या है, वर्किंग आवर भी लंबी हो गई। पहले लोग 9 to 5 जॉब करते थे, अब मेरे ख्याल से 5 to 9 वाली तो 9 से रात को 11 बजे तक हो गया मेरा, वही हो गया। तो उस चक्कर में आपको ज्यादा चलना पड़ता है, एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। तो ये चीजें टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, और ये भी रीजन है कुछ ब्रांड बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है इस चीज पे। बट आपको ऐसा नहीं लगता जैसे खाली ब्रांडिंग के वजह से वी आर पेइंग लाइक एक शूज है जो 27,000 28,000 रुपए का है? बिकॉज मुझे तो पता है, चलो हमें तो पता चल गया, बट लोगों को आपके मुंह से सुनने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में उस शूज का कॉस्ट वही 4-5 हजार रुपए ही है, 5-6 हजार मैक्सिमम। दुनिया में हर चीज मार्केटिंग पे चलती है, हाँ, है ना। तो आप जैसी मार्केटिंग कर लीजिए वैसे ही है। अच्छा सर, और एक चीज है, आजकल फास्ट कॉपी का एक जमाना चल रहा है, लाइक बहुत सारे लोग सेम ब्रांड पूरा कॉपी पेस्ट करके उतार देते हैं, एंड कुछ ही लोग हैं जो जान पाते हैं ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, नहीं तो पूरा का पूरा ऐसे होता है। उसमें और ओरिजिनल शूज में डिफरेंस क्या है? आपको ऐसे बताता हूँ, तापी मिश्रा
तापी मिश्रा ही रहेगा, हाँ है ना। हाँ। अगर कोई दूसरा बंदा ये शर्ट पहन के ऊपर से स्टार्ट नहीं शॉर्ट होगा, के आ जाएगा, मैं पॉडकास्ट तो की बात वो- भी कर रहा हूँ जैसे। तो वो नहीं बन सकता ना तापी मिश्रा। हाँ हाँ। कहने का मतलब जिसकी जो क्वालिटी है वो हाँ। है, उतने साल में कोई- नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक शूज है जैसे लेट आडिडास का आडी जीरो। आज के डेट में भुवनेश्वर में भी करीबन 50 दुकान ऐसे हैं जिसमें आडिडास आडी जीरो आपको बिक रहा बिक रहा है, मतलब 3-3.5 हजार रुपए में समझ बिक रहा गया। है। और कोई ओरिजिनल पहनता है और कोई डुप्लीकेट पहनता है, दिखता तो सेम है। तो मैं कह रहा हूँ जो फीलिंग है हाँ। उसमें भी मैंने चेक किया, ओरिजिनल और डुप्लीकेट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम वो सोल का ना, मतलब एक हाँ जो प्रीमियम सोल है उस पर थोड़ा सा पांव स्टेबल रहता है, जो ये वाला सोल है उस पे पांव थोड़ा सा ऐसे ऐसे बबल करता है, समझ लाइक गया। बहुत बहुत लाइट है। बट ओरिजिनली अगर मैं ये कहना चाहूँ तो एक 25,000 रुपए का शूज है और एक 3,500 रुपए का शूज है। तो ऐसा क्या होता है, तो 25,000 के शूज को 3,500 में कैसे बना लेते हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाउ? एक तो चीजें होती है कस्टमाइज करना। 25,000 रुपए का जूता कस्टमाइज होता है तो उसके एक्सपेंसेस अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ लिमिटेड एडिशन 100 लोगों के लिए 1,000 लोगों के लिए बनता है, मतलब एक लिमिटेड टाइम। तो उसके पीछे जो टूलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। अच्छा। तो इसीलिए वो सब चीजें हम उसमें कॉस्ट ऐड करते हैं। और ये वाली मास मार्केट की होती है। तो इनको अभी क्या है कि जब एडिडास ने लॉन्च किया उसके पास कोई रेफरेंस नहीं था, उसने इनोवेशन किया, पूरी टीम लगाई, जो कॉस्ट आया उस कॉस्ट को उसने सब चीज में बांट दिया, शूज में बांट दिया, हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो इनोवेशन और ये पूरा उस शूज को कॉपी कर लेते हैं वो। इनके पास वो रेफरेंस आ गया, इन्होंने कॉपी मार दी और उसमें भी कॉपी तो वही बात है, कॉपी तो कॉपी है, कॉपी तो कॉपी है, हाँ। फिर उसके बाद और एक टाइम के बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। जब एडिडास ने एडी जीरो और ये सब बनाया उसमें टेक्नोलॉजी वही थी जो मार्केट लीडर था एडिडास। आज 5 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी थोड़ी इजीली अवेलेबल हो गई, इजीली अवेलेबल हो गई, तो फिर लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत गलत बात है, कॉपी करना नहीं चाहिए। नहीं, कॉपी तो करना नहीं चाहिए, बट गरीब लोग क्या करें, वो फिर 25,000 रुपए देके कैसे शूज पहनेंगे, वो फिर वो जो मिलता है मार्केट में वो पहने। मैं तो ये भी देखा हुआ है, जैसे लाइक मैं जब आर्मी में था, जब हम दिल्ली से आते थे तो उस टाइम हमारे कैंटीन में रिबोक एडिडास का शूज, प्यूमा का तो आता नहीं था, रिबोक एडिडास का बेसिकली आता था। तो हम 500 600 700 रुपए में खरीद के 800 1000 रुपए तक भी खरीद के ना बहुत खुश हो जाते थे कि यार, मतलब फिर जब हम दिल्ली में आके रेलवे स्टेशन में उतर के जब हम घूमते थे मार्केट, वहां पे देखते थे एडिडास और रिबोक का मतलब 500 रुपए में शूज 300 रुपए में बिक रहा है। बैग बिकते थे 200 रुपए, बड़ा सा रिबॉक। तो मेरे उस टाइम मुझे कॉपी वाला, उस टाइम तो हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, तो कॉपी का हमें पता यार यार सस्ता कैसे मिलता है। फिर धीरे धीरे पता चले डुप्लीकेट्स है, क्योंकि उसको जब पहनोगे वो बदबू आएगा, पाँव से बहुत घटिया दुर्गंध आता है, और कुछ दिन के बाद एक सोल एक साइड को ऐसा हो जाता है। वो तो है ओरिजिनल हमारा सोल का डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है। अब टेक्नोलॉजी बहुत लेवल पे बदली है। अच्छा, सोल में जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक आप पढ़े हो इस चीज में, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, आउटडोर रनिंग करते हैं, इंडोर साइकिलिंग करते हैं, इंडोर ट्रेडमिल में करते हैं, ये सबके सोल अलग अलग करके करना चाहिए कि नहीं? देखिए, स्पेशली जो जिम शूज है, जिम शूज हमेशा अलग होना चाहिए। जब आप स्पेशली वेट उठाते हैं ना, तो वो आपके पैर पे डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इवन होना चाहिए। मतलब लाइक उसका सरफेस हार्ड होना चाहिए या बाउंसी होना चाहिए? नीचे फ्लैट होना चाहिए, नीचे फ्लैट होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। वो जितना नीचे फ्लैट होगा उतना आपके लिए सपोर्टिव होगा। ओके। बाउंस बैक और वो आपके कार्डियो के लिए, हाँ कार्डियो के लिए है। एक जिम शूज से ऐसे आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं, बट जिम शूज थोड़ा अलग होना चाहिए। रनिंग करना है, कार्डियो करना है, तो आपको थोड़ा रनिंग टाइप, जैसे मैं नाइट्रो वगैरह यूज करता हूँ रनिंग के लिए। नाइट्रो के साथ आप अगर हल्का फुल्का वेट उठा रहे हैं तो फिर ठीक है, बट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, मैं कार्डियो के लिए नाइट्रो यूज करता हूँ, बाकी ये सब चीज के लिए हाइब्रिड यूज करता हूँ। हाइब्रिड का सोल थोड़ा सा टफ है। करेक्ट। तो ये तो टेक्निकल बात हो गया, जिसको समझना है समझ लेगा वो नाइट्रो क्या है, हाइब्रिड क्या है, वो उससे। बट चीजें हम ग्राउंड की बात करेंगे अभी। तो अभी जैसे आप उड़ीसा में यहाँ पे 250 लोगों को काम दिया है, और उसमें से कितने सारे लेडीज हैं? 90% लेडीज हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। नीरज सर, यहाँ पे कितना है पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, लोकल लीडर्स का कुछ चंदा दो, तुम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ हमारे एरिया पे, हमें देना पड़ेगा, इस काइंड ऑफ कुछ? नहीं, इस मामले में उड़ीसा बहुत पॉजिटिव। इसीलिए आपने बिहार में बिजनेस नहीं करके उड़ीसा में आए ना, सच बताना। सच
सच नहीं है। बिहार में लूट लेते भैया आपको। बिहार में की भी कहानी है। इन्वेस्ट इंडिया ने सब जगह सब सिटी स्टेट में भेजा था हाँ। कि फुटवेयर इंडस्ट्री एक फैक्ट्री आना चाहती है, तो हाँ। जो जिनका भी इंटरेस्ट है आप अपना बता दीजिए। हम्म। तो जिसका भी रिप्लाई आना था या नहीं आना था, बिहार का रिप्लाई 24 घंटे में आ गया कि हमारे पास लैंड नहीं है। बस तुम अपने जमीन पे लगा लो, हमें दे देना। टेंशन नहीं रखते। मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला भी है उनको, डिप्टी सीएम को बोला भी है कि बोले सर ये देखिए ये सिचुएशन थी। ये सारे लैंड तो लालू जी ले गए, वो कहाँ है? 2017 बहुत पहले की बात है, उस समय अब तो खैर अब चीजें बदल रही है धीरे धीरे। अच्छा नीरेन सर, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है शूज इंडस्ट्री में। अगर यहाँ पे उड़ीसा में भी बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, बट उनके पास वो नॉलेज की कमी है। जैसे मैं आपके साथ जुड़ने के बाद, आपके साथ काम करने के बाद मुझे पता चला नहीं यार शूज इंडस्ट्री में ऐसा। मेरे पास वही कंसेप्ट था यार, मैं तो पीमा पहनता हूँ, पीमा मेरे लिए पूरा यूएस से ही आता है। फिर देखा था अरे पीमा तो खोरना में ही बन रहा है। तो वही चीज मुझे खाली इतना बताइए आप, लाइक अभी कोई नया जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो कैसे स्टार्ट करे? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा उड़ीसा में रिगार्डिंग आपके बिजनेस, या फिर जैसे आपने बोला कि कंपोनेंट का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और कैसे कर सकता है? देखिए अपॉर्चुनिटी तो है। सबसे पहले तो मार्केट उसको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे काम करूं। फिर अगर हमारे पास आते हैं कि हमको इसमें सपोर्ट चाहिए, तो हम उसको समझा सकते हैं कि तुम्हारा इंक्लिनेशन कहाँ है, तुम क्या काम कर सकते हो। उसके हिसाब से हम उनको गाइड कर सकते हैं कि तुम जरूरी नहीं कि डे वन में आप जूते बनाने लगो, आप मटेरियल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। अब आपकी क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो सारा उसमें वर्किंग करके उसको जितना कम से कम वो करा सकते हैं उसको। अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, बिजनेस बढ़ रहा है हर जगह, लोग अवेयर हो रहे हैं। लोग अगर अवेयर हो जाते हैं, जैसे आपको पता चल गया ना कि ये शूज कैसे बनते हैं, वैसे ही बहुत लोगों को आजकल मीडिया से पता है। बच्चे काम कर सकते हैं और उसमें हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा अपना भी ब्रांड का एवर ब्रांड का प्लान है अभी आगे अपकमिंग डेज में। हाँ, तो उसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आप कब मतलब लाइक अभी तो आपने मतलब लाइक आपने शूज बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हो, बहुत सारे ब्रांड को शूज देते हो। लाइक मैं ये भी बोलूंगा आप लोगों को, जैसे ये जुड़ियो, ये रिलायंस ट्रेंड्स में भी जो शूज आप देख रहे हो, तो ये भी यहीं पे ही बनता है। और लाइक ये जानना चाहिए भी, लोग जानना, यहीं पे ही बनता है बिकॉज ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और सारे आपके खुर्दा में बनता है, उड़ीसा में बनता है। तो ये सब चीज लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा, आगे ही पता चलेगा, लोग अवेयर होंगे। बट हाँ, एज एवर आपका भी कभी ड्रीम है मेरा भी खुद का ब्रांड हो और मैं खाली लोगों के लिए ना बनाऊं, मैं अपने खुद ब्रांड के लिए बनाऊं, खुद का ब्रांड के लिए बनाऊं? ड्रीम है। और जैसे ये फैक्ट्री एक बार सेटल हो जाती है, हम इसको इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और काफी बड़ा प्लान है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो बड़े ब्रांड हैं इस सेगमेंट में, इस रीजन में उनकी प्रेजेंस नहीं है। तो जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड मिडिल ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो ब्रांड्स नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली से या बैंगलोर से या मुंबई से स्टार्ट होती है उनका। तो इस रीजन में लोगों की बातों को समझने वाला, लोगों के प्रॉब्लम को समझने वाला, इनके लोगों के पैर को समझने वाला। सर और एक चीज बताऊं, जैसे ये इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताना, मुझे क्योंकि मुझे इस चीज का क्लैरिटी नहीं है। जैसे उड़ीसा में बहुत लॉट्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो वहां पे मैंने देखा है कि जो वहां पे जो स्कूल शूज बनते हैं वो काइंड ऑफ व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स शू काइंड ऑफ होता है, जो अभी स्कूल शूज है। लेदर शूज तो बहुत कम, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभी। बट वो कहाँ से लाते हैं फिर? वो क्यों नहीं मतलब आपसे बनवाते हैं साल भर का स्कूल का, ये क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ तो कॉस्ट बहुत कम पड़ता। कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि भुवनेश्वर में जैसे किट है, ओडीएम है, साई है, ये मदर्स पब्लिक स्कूल है, कितने बड़े बड़े स्कूल है, बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ पीपल आर रीडिंग, बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यार यहीं पे तो मेरे घर के पास शूज जूता बनता है, मैं क्यों ना डायरेक्ट इनसे टाई अप करूं और मेरे स्कूल के लिए डिजाइन करके, मतलब साई का हो गया, किट का हो गया, मैं अपना खुद का लाइक लोगो के साथ अपना शूज मैं उतार दूं। बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मेड इन उड़ीसा होगा ना, मेड इन उड़ीसा होगा, वो एक फील भी आता ना कि आपके लोगों ने बनाया है इसको। हाँ, तो आई होप आपको भी लाइक इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल और जो भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं
तो उनको बताना चाहूंगा, हमारे खोर्धा में इतना बढ़िया एक शूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज अपने जूता बनाते हैं, तो हम क्यों ना अपने स्कूल का शूज, शुरुआत तो कहीं से हो, हमारे स्कूल के शूज, हमारे कॉलेज के शूज उसी से बनाए अपने लोगों के साथ, और लाइक हम पूरा अपना कस्टमाइजेशन करके डिजाइन करके वी कैन मेक आवर ओन शूज। हाँ, किट बिल्कुल। का हो गया मेरा शूज अलग, जो भी किट में पढ़ेगा इस काइंड ऑफ शूज पहने का, लाइक स्कूल शूज तो एक ही होता है, करेक्ट। साई वालों का शूज अलग, तो कर सकते हैं और बहुत कम पैसा आएगा इसमें, बहुत कम पैसा, दूसरा एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है ना, और मिडिल मैन का कल्चर भी खत्म होगा। खत्म हो जाएगा ना, डायरेक्ट फैक्ट्री से काम कर सकते हैं। आई होप ये थोड़ा सा आपके, मैं तो कुछ प्रिंसिपल को भेज दूंगा ये वाला कट कट करके, अगर उनका दिल जाग गया, मुझे पता नहीं। बाकी देखो उड़ीसा में क्या होता है, बहुत लोग हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ट्रू। अपॉर्चुनिटीज हो तो भी कुछ लोग, अपॉर्चुनिटीज हो भी बहुत कुछ जगह पे हमें काफी सारे चीजों से डिस्टर्ब किया जाता है, तो एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं बढ़ पाते, लैक ऑफ एजुकेशन है। तो अभी एवर कब तक आप लंच करेंगे सोच रहे हैं? हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्लान है, सितंबर अक्टूबर के बाद हमारा प्लान है दिवाली के आसपास। अगले साल? हाँ, जो नहीं 2026 में ही, ओके। इसी साल हाँ, ईयर एंड तक हमारा प्लान है। ओके। तो जो भी इसमें कनेक्ट होना चाहते हैं बहुत आराम से कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे या फिर रिटेल पे, और इसको हम ढंग से करें, अच्छे लेवल पे करें काम, मतलब एज अ ब्रांड। और इसलिए बता रहा हूँ कि एवर से पहले हम अभी तक अनऑफिशियली कह सकते हैं, ऑफिशियली नहीं बोलना चाहते, हम लोग क्रिकेट शूज के वर्ल्ड नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। क्रिकेट शूज के? हाँ, तो अभी जितने भी प्लेयर्स आप देखते हैं, हाँ, एक हम हमेशा से उनके लिए बनाते आए थे। जैसे इंग्लैंड की नेशनल टीम है, हाँ, वो हमारे बनाए हुए जूते पहनती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो हमारे बनाए हुए जूते पहनती है। हमारे इंडियन टीम में जो बहुत सारे स्टार हैं, वो हमारे बनाए हुए जूते पहनते हैं। ऑफ कोर्स हमारे ब्रांड, मतलब ब्रांड डिफर करता है, बट बनता तो यहीं से है। उनके हिसाब से भी। हाँ, हाँ। तो बहुत सारे मैच में मैं देखता हूँ क्या ये हमारे बनाए हुए जूते हैं। वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने जीता था अभी, पिछले साल मेंस टीम में 4-5 प्लेयर ने हमारे बनाए हुए जूते पहने थे, टॉप 5 प्लेयर्स। चलो, अभी तो मुझे गर्व गर्व सा महसूस होने लग गया। तो आज हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां पे हमें बहुत कुछ हम कर तो रहे हैं, बट बहुत कुछ सिखाना भी जरूरी है, लोगों को सिखाना पड़ेगा, जागरूक करना जरूरी है। हाँ, सिर्फ मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, समाज को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सर, हाँ, जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह, या फिर यहाँ पे एमएलए एमपीज वगैरह, एक चंदा दो, सरपंच वगैरह यहाँ पे होता है नया कल्चर? इस मामले बिल्कुल स्टेबल है। ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये सपोर्ट है, और एक अच्छा सपोर्ट है ये, कि अगर आगे और क्या क्या प्लानिंग है आपको, मतलब उड़ीसा में जैसे अभी सरकार चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंसेस लगा कि नवीन पटनायक जी की सरकार और हमारे जो अभी मोहन मांझी की सरकार दोनों हुए हैं, मतलब आप तो आउटसाइडर हो, कुछ डिफरेंसेस लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है, स्लो हुआ है, व्हाटएवर कुछ? अभी शायद मेरे लिए ये सवाल का जवाब देना थोड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि आउटसाइडर होने की वजह से बहुत ऐसी समझ में भी नहीं आती है। हाँ, बट हमारी चीजें कुछ रुकी हुई है, तो आपके माध्यम से बोलूंगा कि अगर जहां जहां हमारा काम थोड़ा रुका है गवर्नमेंट लेवल पे, वो थोड़ा फास्ट हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल से आपका काम रुकता है? हाँ, मतलब लोग अवेयर नहीं है ना। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के रोक रहा है, बट उनको लगता है अच्छा ठीक है, आज के बदले कल कर देंगे। अच्छा ठीक है, बट कल कर देंगे तो ये समझो, अगर कोई बंदा ने 10-15 करोड़ रुपए करके इन्वेस्टमेंट किया है, तो कल कर देंगे तो, और 1 महीने के बाद वो 15 करोड़ का जो होता है ना, वो 15 करोड़ 25 लाख हो जाता है। करेक्ट। तो ये समझना चाहिए पहले। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, आई होप सरकार के जो बड़े बड़े कुर्सी में सफेद चादर डाल के बैठे हुए हैं, ये चीज को सुने। खाली बैठ के पैसा कमा के घर भरना प्रशासनिक अधिकारियों का काम नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो करें, ताकि आगे जो आपके बच्चे हैं यहाँ पे पैदा हों, वो कुछ करें, तो उनको फिर वो सरकारी अधिकारियों के पास जाके हाथ पकड़ के खड़ा ना होने पड़े। तो वो चीज सरकार को भी समझना चाहिए, कुछ ऐसे अधिकारियों का आप ऐसे बैठाइए ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे उड़ीसा का टोटल डेवलपमेंट हो, ना कि किसी 1, 2, 5 लोगों का। 1-2 नोडल ऑफिसर टाइप के हों, जो हर चीज को कि हाँ ये इस सिटी का सारा मैं देखता हूँ,
जो भी कुछ अपने हिसाब से एक सिस्टम बना सकते हम्म। हैं कि किसी का कोई ग्रीवांस है 15 दिन के अंदर इसको सेटल कर दिया जाएगा। बिहार और उड़ीसा में अंतर क्या है? कल्चर वाइज, वर्क वाइज, और कल्चर के हिसाब से तो दोनों मेरे को बराबर ही लगा, क्योंकि एक जैसी ही है। कभी उड़ीसा और ये सब तो एक ही स्टेट नहीं। था बहुत पहले लग नहीं नहीं, हम तो वो नहीं खाते ना, क्या वो सत्तू का गोल गोल बना के जो खाते हैं, अच्छा, क्या कहते हैं? खाने में अरे एक होता है ना आपका जो हाँ, गोल हाँ। गोल सा बनाते हैं, बाटी। नहीं, दाल बाटी तो वो उधर हो, एक लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा आपका है ना? हाँ, हम तो खाते नहीं ना लिट्टी चोखा। सत्तू खाते, सत्तू तो कभी कभार खाते हैं पराठा में डाल किसी और फॉर्म में खा लेते। के। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है, बट कल्चर वाइज सिमिलर ही है। हाँ। और बट ये है कि इंडस्ट्री के मामले आप में उड़ीसा को कितना एक्सप्लोर किया, कितना जगह घूमे अभी तक उड़ीसा में? अभी तक ज्यादा घूम नहीं पाया। उड़ीसा में फैक्ट्री नहीं लगा रह गया है। अच्छा, उड़ीसा में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आपको बार बार जाना पसंद होता है कि यार मुझे वहीं पे जाना अच्छा लगता है? एक जगह तो है, भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ जी के पास। के पास। ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है आपके साथ? जगन्नाथ जी के साथ आपका कुछ चमत्कार हुआ है? मतलब ऐसा कुछ है आपने सोचा है यार जगन्नाथ जी हैं कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा है कोई मतलब कुछ एक्सपीरियंस जगन्नाथ जी का आप शेयर करना चाहेंगे उड़ीसा के लोगों के साथ? भगवान जगन्नाथ ही पकड़ के लाए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो वही है कि वो एक वो लेके आए हैं कि हाँ ये शायद आपका फैक्ट्री है? ये फैक्ट्री है। अभी मैं फैक्ट्री का पूरा चीज दिखाऊंगा। तो सर हमारे डिस्कशन खत्म हो रहा है। मुझे डिस्कशन खत्म होने से पहले मैं गेस्ट को एक चांस देता हूं टू से कि आपको अगर ऐसा कुछ चीजें हैं जो मैं पूछ नहीं पाया इतने एक 1 आवर में और आप बताना चाह रहे हैं, तो यू कैन से टू आवर ऑडियंस जो चीज जो जिस पे भी आप कुछ बात अगर करना चाहते हो तो आप 2 मिनट 3 मिनट मैं 2-3 बातें बताऊंगा ऑडियंस के लिए। कि पहला कि अगर आप खास के यंगस्टर्स के लिए कि आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हैं तो पूरी ताकत से मेहनत कीजिए। लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला देता है आपको। सिस्टम एक अलग बात है, बट ऊपर वाला आपको देता है किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे मैं बहुत सिंपल फैमिली से निकला, बिहार से निकला और आज की डेट में मतलब ये सारी चीजें कर ली है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बस मेहनत से काम करते रहिए और चीजें मिलेगी, हर लेवल पे मिलेगी। समय आएगा जब आपको समय मिलेगा। आएगा, मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे गेस्ट बने। ये जो तपिटक का जो हमारा गिफ्ट पार्टनर है लालचंद सिल्वर है, ये भी हमारा उड़ीसा का एक ब्रांड है और ये मतलब ये हमारे उड़ीसा का वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड है। जो भी हमारे तपिटक में गेस्ट बनते हैं हम उनको लालचंद सिल्वर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो ये तपिटक की तरफ से सर थैंक यू आपको भी और इनको भी लालचंद सिल्वर से। थैंक यू। ऐसे नए नए व्यक्तित्वों को जानने के लिए, उनके जो स्ट्रगल की बातों को जानने के लिए, उनके सक्सेस का जो सूत्र है उसको जानने के लिए हमारे चैनल ओडिशा के चैनल तपिटक को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, किसी भी करो आम संगे जोड़ी है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।